हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। और आज होगी आपकी इंग्लिश ग्रामर फॉर सी टेट। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ग्रामर के करेंगे, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे जो कि आपके सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस इन्होंने दे रखा है और आप देख रहे हैं सेंटेंस आपका ये रहा, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी दो मास्टर्स को एक टाइम में सर्व नहीं कर सकता। तो इसके अंदर पूछा है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। देखिए, सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद जो सारी चीज़ें होती हैं, वर्ब या ऑब्जेक्ट उसका, ठीक है, तो ये सारा आपका प्रेडिकेट कहलाता है और ये आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो आप देखेंगे नो मैन के बाद लिखा है कैन, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा इसका प्रेडिकेट है और ये वाला हिस्सा इसका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, शुरुआत कुछ भी हो, वो आपका सारा प्रेडिकेट होता है। तो हम कहेंगे ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर कैन आ रहा है। कैन सर्व टू मास्टर्स, ये आपका पूरा प्रेडिकेट है, पूछा सब्जेक्ट है। टू मास्टर्स भी प्रेडिकेट के अंदर आता है। तो आपका ऑप्शंस क्या होगा, डी होगा, दैट इज नो मैन। तो नो मैन इसके अंदर सब्जेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देखिए, प्रीपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका, कह सकते हैं कि जो बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूजन इसी के अंदर रहती है। तो देखेंगे इसका क्या मीनिंग होगा। अशोका इज वर्दी रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस यानी अशोका जो है वो याद रखने लायक है। तो हम कह सकते हैं इसके साथ जो प्रिपोजिशन लगेगी वो आपकी डी होगी, ऑफ। वर्दी के साथ जो प्रपोजिशन का यूज होता है वो ऑफ का होता है। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। अशोका इज वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस, यानी अशोका जो है याद रखने लायक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द एंटीनिम ऑफ नैरो। मैं आपको बता देता हूँ, नैरो का जो उल्टा होगा वो आपका ब्रॉड होगा। हमेशा याद रखेंगे क्या होगा, ब्रॉड होगा। तो ब्रॉड जहां पर भी सेंटेंस देखोगे वही सेंटेंस उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ब्रॉड हम देखते हैं, ऑप्शन सी में है, आई एडमायर हिज ब्रॉड आउटलुक। तो ब्रॉड वर्ड यहाँ पर आया है, तो ये बोल रहे हैं कि किस सेंटेंस में इसका एंटोनिम आया है। तो हम कह सकते हैं भाई इस सेंटेंस के अंदर इसका एंटोनिम आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द डायरेक्ट नरेशन। देखिए, डायरेक्ट नरेशन के लिए आपको मैं बात बता देता हूँ, जो डायरेक्ट नरेशन होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, यानी वो डायरेक्ट स्पीच एक कोटेशन होती है। तो जब बंदा किसी को कोट कर रहा होता है, तो कोट करना यानी उसके एज इट इज वर्ड को बोलना। आपने बहुत बार भी देखा होगा, कोटेशंस हमेशा किस में होती हैं, हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोटेशंस को लिखा जाता है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जैसा जिस बंदे ने बोला है एज इट इज आप भी बोल रहे हो, तो कोटेशन के अंदर कोट कर रहे हो आप। और अनकोट करना होता है इनडायरेक्ट नरेशन, यानी जब आप किसी बंदे को की बात बोल रहे हो लेकिन अपने शब्दों में बोल रहे हो। तो इन सब सेंटेंस में आप देखेंगे बी ही ऐसा है जो आपका क्या हो रहा है, ही सेड टू मी डू नॉट क्रॉस द लिमिट। तो ये आपका किस में है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो यही आपकी डायरेक्ट नरेशन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर हम देखेंगे कि काम में है, क्योंकि इसके अंदर एल साइलेंट है। देखिए, फोन के अंदर नहीं है, फोन जो डब्लू है इसे साइलेंट ना समझे, ये बोला जाता है लेकिन बहुत ही हल्के से बोला जाता है, लेकिन साउंड होती है। तो ये ऑप्शन नहीं है, फाउन बोलते हैं जो आपका एक यंग डियर, फाउन बोलते हैं यंग डियर को। और ये कलर का भी नाम है, क्योंकि इस यंग डियर का कलर जो होता है वो ब्राउनी, येलो ब्राउनी होता है थोड़ा, यानी येलो में ब्राउन कलर मिलता हुआ। आप चाहे नेट पर सर्च कर लेना, ये एक हिरन होता है, यंग हिरन, यंग डियर।
तो उसका कलर भी ऐसे ही होता है। क्योर, क्योर के अंदर तो कुछ भी साइलेंट नहीं है, तो हम देखेंगे क्योर भी नहीं है, और बट के अंदर भी कोई साइलेंट वर्ड नहीं है, तो इसका सही आंसर काम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एन एक्सक्लेमेटरी वन। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? देखिए एक्सक्लेमेटरी होता है जब आप अपनी फीलिंग्स को, किसको, जब आप अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करते हो। जैसे हम बोलते हैं वाओ, व्हाट, हाउ, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या है, फीलिंग्स को अपनी आप वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो। तो यू आर रियली वेरी काइंड, या आपने नॉर्मल सेंटेंस बोला, शी इज स्मॉल क्रिएचर, ये भी आपका नॉर्मल सेंटेंस है। ही कैन नॉट स्पीक वेल, ये भी आपका नॉर्मल सेंटेंस है। बट हाउ ब्यूटिफुल इज द मॉर्निंग टुडे, कितनी अच्छी सुबह है आज, तो ये फीलिंग्स हैं आपकी जो वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस हो रही है। तो यही ऑप्शन सही होगा। देखो कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर अब तो एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रखा है, तो ये बहुत आसान हो जाता है बताने के लिए। लेकिन कभी कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं होता, ज़्यादातर नहीं होता, तो आप हमेशा ये समझने के लिए हाउ या वॉट से बने होंगे, ठीक है, हाउ या वर्ड से बने होते हैं या वाव से बने होते हैं। बट जहां आपको लगेगा हाँ ये फीलिंग्स हैं जो एक्सप्रेस की जा रही हैं वर्ड्स के अंदर, आपकी इमोशन, आपका एंगर, आपकी खुशी, आपका गम, सब एक्सप्रेस, सब फीलिंग्स है, और सब फीलिंग्स जो वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस हो वही आपके क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। देखिए हमें बताना है कि एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। अब एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस होता है। देखिए पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें आपको बता देता हूँ। पैसिव वॉइस का जो मेन फोकस है वो ये है, मेन जो रूल है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस सेंटेंस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा उसे आप क्या मानेंगे, उसे आप पैसिव वॉइस मानेंगे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर देते हैं। बी क्या है, देखिए बी की कई फॉर्म है, एक तो बी अपने आप में फॉर्म में भी आता है, दूसरा बी इज आर एम के रूप में भी आता है। ये रूप कहलाता है इसका प्रेजेंट, ठीक है, ये रूप आपका क्या कहलाता है, प्रेजेंट कहलाता है। इसके बाद तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से इसकी पास्ट की फॉर्म भी होती हैं, दैट इज वॉज, वर, ये इसकी पास्ट की फॉर्म कहलाती है, ठीक। और इसी तरीके से इसकी एक परफेक्ट फॉर्म होती है, परफेक्ट, जो बीन होती है, जिसे हम थर्ड फॉर्म के रूप में जानते हैं, परफेक्ट फॉर्म भी होती है इसकी, ठीक है। और एक इसकी फॉर्म होती है कंटिन्यूअस, जिसके अंदर इसमें आईएनजी लगा होता है, इसे कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर ये वर्ड्स आते हैं और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। तो आप देखेंगे पहला सेंटेंस, देखिए इसमें बी कॉट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसफी, तो ना ही तो इसमें बी है, ना ही वॉज, वर, ना इजारम है, ना बीन है, ना बींग है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस होगा, यही सही आपका आंसर होगा। आप देखेंगे तीसरा सेंटेंस, फ्रेंच इज नॉट टॉट, तो इज जो है आपका बी है और टॉट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी आपका पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है। इसी तरीके से ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ कार, तो वॉज आपका बी है और नॉक्ड आपकी थर्ड फॉर्म है, तो ये भी आपका एक्टिव वॉइस नहीं होगा, तो सही आंसर इसका बी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, फिर वही सेंटेंस दोबारा से आ गया। मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा। अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देखेंगे इस सेंटेंस में है, सिर्फ बी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यही सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का कहलाएगा, ठीक है। तो कितनी जल्दी से हमने इसे पहचान लिया। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे विच इज सेंटेंस हैज अ कलेक्टिव नाउन, किस सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन है। तो हम देखेंगे इसके अंदर भी कलेक्टिव नाउन हमें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, पहले सेंटेंस में और बी में भी कलेक्टिव नाउन नहीं है। सी के अंदर कलेक्टिव नाउन है और आपका डी के अंदर भी कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है। सी के अंदर कलेक्टिव नाउन क्या है, कैटल,
ठीक है, कैटल जो है आपके जो चौपाया होते हैं, जो आप जानवर पालते हैं जैसे भैंस, गाय, बकरी, दूध देने वाले जो आपके चौपाया होते हैं, उनके ग्रुप को कैटल बोलते हैं। मैं फिर बता देता हूँ आपको। जो कैटल होता है वो हमेशा प्लूरल नाउन होता है। क्या होता है? प्लूरल, प्लूरल नाउन। ये हमेशा बात को हम आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा प्लूरल नाउन होता है। जब भी तो देखिए कैटल के साथ आर का इस्तेमाल हुआ है, नॉट इज। तो कैटल जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होती है। तो इज यूज नहीं होता इसके साथ कभी भी, ये भी सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कैटल के साथ हमेशा जो वर्ड यूज होगा, जो वर्ब यूज होगी वो आर होगी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और हाँ, कैटल के साथ आप एस आई एस भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल है। तो बाद में दोबारा से आप इसमें एस आई एस नहीं जोड़ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ पजेसिव प्रोनाउन। फिर पजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पहले हम, एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के अंदर एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसी के अंदर केस होते हैं। क्या कह सकते हैं? एक तो होता है आपका सब्जेक्टिव केस, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है आपका पजेसिव केस। तो पजेसिव केस को ही पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस कैसे? जैसे आई हो गया, यू हो गया, या आपके सब क्या है, सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन के। यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ही हो गया। ठीक है, अब इनका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जैसे आई का मी हो गया, यू का यू ही रहता है, वी का आप अस कर लेते हैं। ठीक, और ये दे का हो जाता है दैम, और ये ही का हो जाता है हिम। ठीक है, तो पजेसिव क्या हो जाता है? ये आई और मी का हो जाता है माइन, और यू का हो जाता है आपका योर्स। ये सारे पजेसिव है। और इसका हो जाता है आर्स, और देम का हो जाता है आपका देयर्स, और हिम का हो जाता है आपका हिज। तो ये आपके सारे पजेसिव प्रोनाउन है। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, इन्हें हमेशा आप याद रखेंगे। तो आपसे पूछा क्या है? पजेसिव प्रोनाउन पूछा कि पजेसिव प्रोनाउन किसमें? रमेश हु इज माई ग्रैंड सन इज अ रीडिंग बॉय, इसमें भी कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। देखिए हर सिस्टर इज नोन टू मी, इसमें भी कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही कुड नॉट हेल्प मी, इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ आर्स इज अ वास्ट कंट्री, आर्स, तो देखेंगे आर्स, ये रहा, मैंने आपको बताया था, ये रहा आपका आर्स। तो आर्स ही आपका पजेसिव प्रोनाउन होगा। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आपका जैसे कैन, कुड, माइट, शेल, विल, ऑट, और मस्ट, ये सारे आपके मॉडल वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस देखेंगे, ही इज फ्लाइंग, तो इज जो है मॉडल वर्ब नहीं है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हिज फादर नोज, नोज कोई मॉडल वर्ब नहीं है, ये एक मेन वर्ब है। ठीक है, इज फिर इसके अंदर है, ये भी आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब है। और हर मदर ऑट टू, ऑट टू, जो ऑट है ये आपका मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब। तो आंसर आपका डी सही होगा। ऑट टू का जो इस्तेमाल होता है वो मॉरली किया जा सकता है, यानी जब आप किसी को मॉरली एडवाइज कर रहे हो, या कोई ऐसी बात बता रहे हो कि आपको ये मॉरली करना चाहिए, वहां पर ऑट टू का इस्तेमाल किया। और अगर मॉरल नहीं है, कुछ भी नॉर्मल काम है, तो शुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर मदर ऑट टू नो वॉट शी इज डूइंग इन मुंबई, तो इसमें ये लिखा है कि उसकी मदर को ये जानना ज़रूरी है, उसे जानना चाहिए कि वो क्या कर रही है मुंबई के अंदर। तो उसकी मदर को जानना ये मॉरली चाहिए, यानी मॉरली एडवाइस है कि मदर को जानना चाहिए। तो कैसे जानना चाहिए? मॉरली, यानी अगर सेंटेंस जो है वो मॉरली, मॉरल की बात कर रहा हो, तो वहाँ पे ऑट के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। तब हमें कोई मॉरल काम करना होता है, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मॉरल हैं, आपकी मॉरल से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच पार्ट ऑफ द विच पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड सो द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो सो वर्ड है वो क्या है, क्या एक प्रिपोजिशन है, क्या इंटरजेक्शन है, वर्ब है, या फिर कंजंक्शन है। वो सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही पता लगता है कि कोई चीज़ क्या है। श्रुति वांटेड टू वर्क सो शी वेंट टू हर होम। तो आप देखेंगे श्रुति वांटेड टू वर्क ये एक अलग सेंटेंस है, फिर दूसरा सेंटेंस है शी वेंट टू हर होम, तो शी वेंट टू हर रूम, तो ये अलग सेंटेंस है। तो इन दोनों को सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सो। तो जो चीज़ जोड़ने का काम करती है, कनेक्शन का काम करती है, वो आपकी कंजंक्शन कहलाती है। यानी आपने अगर कंजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हो तो कंजंक्शन का मतलब है अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस और टू फ्रेजेस और टू वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। तो सो भी यहाँ पर यही काम कर रहा है। फिर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि दो सेंटेंस है ये, श्रुति वांटेड टू वर्क और शी वेंट टू हर रूम। ये दोनों सेंटेंस आपके इंडिपेंडेंट, कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। और जब दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है तो हम सेंटेंस बोल सकते हैं कि सेंटेंस का जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है आपका, कंपाउंड। अगर सेंटेंस में एक सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट है और दूसरा सेंटेंस आपका डिपेंडेंट है तो उस सेंटेंस को बोलते हैं आप कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ही वर्ब है, उस सेंटेंस को बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस। ये पूछे जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ये कंसेप्ट कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। अगर आप देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस के जो कंजंक्शन होते हैं वो यही होते हैं, सो, बट, एंड, और। ठीक है, तो ये सो भी उसी के अंदर आता है, तो सही आंसर आपका ये कंजंक्शन ही है। ठीक है, और ये दो जो सेंटेंस बना हमें दे रखा है ये कंपाउंड सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड हु इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब हु जो है वो क्या है, पूछ रहे हैं भाई। ये जो हु यूज हुआ है इस सेंटेंस में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, क्या वो एक एडजेक्टिव है, क्या वो एक एडवर्ब है, क्या वो एक नाउन है, या फिर क्या वो एक प्रोनाउन है। देखिए एडजेक्टिव, पहले एक एक चीज को समझ लेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब आपका जो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर अपने आप खुद एडवर्ब की विशेषता बताता हो वो आपका एडवर्ब कहलाता है। नाउन क्या होता है आपका, नाउन होता है इज इक्वल टू नाम, किसी चीज के नाम को आप नाउन बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है आपका, प्रोनाउन होता है जो आप नाउन के बदले में यूज किया, यानी नाउन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड आपका क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो आप देखेंगे क्या है, गॉड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे गॉड उन लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो ये लिखा है ना दोज, उन लोगों की, ये जो दोज है यहाँ पर ये एक नाउन है, और नाउन के लिए कौन यूज हुआ है, हु। हु, तो मैंने बताया जो नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। तो आपका ये सही आंसर प्रोनाउन होगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी गॉड उनकी मदद करता है जो खुद अपने आप की मदद करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ये दोज वर्ड है, इसको इसके लिए ही हु यूज हुआ है। और एक बात और बता दूं, कभी आप इसे एडजेक्टिव समझ रहे हो, दोज की एडजेक्टिव नहीं बता रहा है, दोज की क्वालिटी नहीं बता रहा है हु जो है वो दोज की क्वालिटी नहीं है, बल्कि दोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो प्रोनाउन होता है। तो हु यहाँ पर आपका प्रोनाउन है। यहाँ ऐसा एडजेक्टिव समझने की गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। तो आप देखेंगे हु जो है दोज की क्वालिटी नहीं बता रहा है,
बल्कि उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट करने के केस में वो प्रोनाउन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट हैव अ साइलेंट लेटर इन द प्रोनाउंसिएशन। किस में साइलेंट लेटर नहीं है? तो हम देखेंगे भाई, इसमें तो साइलेंट लेटर है, नॉक में के इसमें साइलेंट लेटर है, ऑरेंज के अंदर कोई साइलेंट लेटर नहीं है, तो यही आपका आंसर ठीक होगा। अब ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, ठीक, और डेप्ट के अंदर मैं आपको बता दूं बी साइलेंट है। देखिए हम इसे डेप्ट पढ़ते हैं हमेशा, मैंने बहुत बार देखा है लोगों को डेप्ट, कभी कभी मेरे मुंह से भी डेप्ट ही निकलता है, बट बेसिकली ये एक्चुअली क्या है, ये डैट है, यानी बी इसके अंदर हमेशा साइलेंट होता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब डैप्ट हम पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, तो गलत पढ़ने की वजह से ही बच्चा क्या समझ लेता है कि भाई ये साइलेंट नहीं है, बस वो यही गलती कर लेता है, और यही गलती करने की वजह से उसको उसका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, इसे ना तो इसे डैप्ट पढ़ें, ये डैट है, ठीक है, बैड डैट होता है, बैड डैट आपने सुना होगा, बैड डैट होता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं होता, डैप्ट नहीं होगा, तो ये बैड डैट होता है। हमेशा इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भी इसमें बी साइलेंट है, और ऑरेंज ही एक ऐसा वर्ड है जिसमें कुछ भी साइलेंट नहीं है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन। देखिए डिड नॉट है तो नोबडी नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है हमें कि जब कभी एक बार नेगेटिव आ गया वर्ड, ठीक है, तो दोबारा नेगेटिव वर्ड आप नहीं लिख सकते, डबलिंग नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो जब आप डबलिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपका नोबडी भी आंसर नहीं हो सकता, बस इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर रह गया आपका समबडी, ये भी नहीं होगा, और समवन ये भी नहीं होगा। क्यों? ना तो सम यूज होता है नेगेटिव वर्ड्स के अंदर, यानी नेगेटिव वर्ड जब भी होगा तो वहां पर सम जैसा कुछ नहीं आएगा, बल्कि आपका एनी वर्ड यूज होगा नेगेटिविटी। यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका एनीबडी, यानी एनी से वर्ड, यानी एनीथिंग भी हो सकता है, एनीबडी भी हो सकता है, एनी वन भी हो सकता है, होगा एनी ही जो भी होगा। ठीक है, तो ये इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ एनी का यूज होता है, और पॉजिटिव सेंटेंस के साथ सम का यूज होता है। ठीक है, और जो सेंटेंस कहीं नेगेटिव नहीं है और नेगेटिव बनाना है तो नोबडी यूज होगा, क्योंकि बार बार एक बार नॉट आ गया फिर नोबडी आ गया, ऐसा सेंटेंस आप नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थीव्स ब्रोक इनटू, पूछा है कि इस चीज में फ्रेजल वर्ब क्या है। तो फ्रेजल वर्ब तो आपका ब्रोक इनटू ही है, तो यही ऑप्शन ठीक होगा। ब्रोक इनटू क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ब्रोक इनटू जो है आपका एक फ्रेजल वर्ब है, जो बेसिकली ब्रेक इनटू होता है, ये आपका पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ब्रेक इनटू क्या होता है? जब आप फोर्सफुली किसी चीज के अंदर जाते हो, तो आप देखते हो फोर्सफुली किसी चीज के अंदर जाते हो, घर के अंदर फोर्सफुली जाना, या बैंक के अंदर जैसे गया थीव्स ब्रोक इनटू, तो आप चोर हैं तो जाहिर सी बात है आराम से तो गए नहीं होंगे, ब्रोक इनटू ही किया होगा, तोड़ फोड़ करके जबरदस्ती करके फोर्सफुली अंदर घुसे होंगे, तो ब्रोक इनटू वर्ड इसलिए वहां पे यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के लिए मैं बता दूं, फ्रेजल वर्ब जो है कॉम्बिनेशन होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। ठीक है, तो प्रेपोजिशन यानी जो फ्रेजल वर्ब होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, तो आप देखेंगे ब्रॉक वर्ब है और इनटू प्रेपोजिशन है। ये भी नहीं है देखो ऐसा, इसके साथ भी ऐसा नहीं है, और इसके साथ भी ऐसा नहीं है। तो ये दो चीजें देखें, फ्रेजल वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है, क्या होता है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन उसके साथ जुड़ी होती है। ब्रेक वर्ब हो गई और इनटू इसकी प्रेपोजिशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, and it is the last question, which among the following suffixes not suitable for root word prevent। prevent होता है रोकना। देखिए preventable ये वर्ड बिल्कुल है, जिसे रोका जा सके, preventable जिसे रोका जा सके। दूसरा ऑप्शन है इसका प्रिवेंटिक, रुका हुआ, ये भी ठीक है। प्रिवेंटिव ये एडजेक्टिव है आपका, ठीक है, लेकिन प्रिवेंशस ये कोई वर्ड है ही नहीं,
तो इसके साथ ये सफिक्स नहीं जुड़ सकता, तो आपका ऑप्शन यही सी ठीक होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको इसमें मज़ा आया हो और आपको सीखने को मिला हो, तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दी एजुकेंट, और देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। और सी टेट के अंदर ये पूछे जाने वाले हैं, हमेशा ध्यान रखना, सारी कंसेप्ट मैं इन क्वेश्चंस के ज़रिए ही आपकी निकाल देता हूँ। तो जितने भी आपके कंसेप्ट आपके फंसे हुए हैं या किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है ग्रामर के अंदर, सो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट, कमेंट में लिख कर बताइए कि किस टॉपिक पर आपको कन्फ्यूजन है, तो उसको हम बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।